अच्छा बिस्मिल्लाह करते हैं। आज का जो हम लोगों का टॉपिक है उसका नाम है WDS। WDS स्टैंड्स फॉर विंडोज़ डिप्लॉयमेंट सर्विस। इसका काम ये होता है कि ये आप लोगों के नेटवर्क के अंदर रिमोट कंप्यूटर्स के ऊपर जो है ऑटोमेटिकली विंडोज़ इंस्टॉल करता है। तो WDS के जो प्री रिक्विजिट्स हैं उसके अंदर सबसे पहले है कि हमारे पास विंडोज़ सर्वर फैमिली की कोई सी एक प्रोडक्ट होनी चाहिए। इस वक्त मेरे पास विंडोज़ सर्वर 2008 R2 इंस्टॉल है। आप लोग किसी भी कंप्यूटर अपने माई कंप्यूटर पर राइट क्लिक करें, उसकी प्रॉपर्टीज़ पे जाएं, वहाँ से आप लोगों को अपने OS के वेरिएंट के बारे में पता लग जाएगा कि OS का कौन सा वेरिएंट आपके पास है। विंडोज सर्वर 2008 R2 एंटरप्राइज एडिशन सर्विस पैक 1 इसके ऊपर इंस्टॉल है। पहली रिक्वायरमेंट हम लोगों ने पूरी कर ली। दूसरी रिक्वायरमेंट है कि आप लोगों के पास एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल होनी चाहिए, डोमेन कंट्रोल होना चाहिए। इस वक्त ये dc01.mcatp.com के नाम से हम लोगों की डोमेन बनी हुई है और इस मशीन पे एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल है। ये देखें, एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर का स्नैपिंग आप लोगों के सामने आ रहा है और बाकी साइट सर्विस डोमेन एड्रेस वगैरह एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल है। तीसरी इसके जो प्री रिक्विजिट है वो है कि DNS सर्वर आप लोगों के पास इंस्टॉल भी होना चाहिए, कन्फिगर भी होना चाहिए। इसी मशीन के ऊपर मेरे पास DNS इंस्टॉल भी है, कन्फिगर भी है। चौथी रिक्वायरमेंट ये है कि आप लोगों के पास DHCP सर्वर, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल सर्वर, जो आप लोगों के पास इंस्टॉल होना चाहिए, कन्फिगर होना चाहिए, ताकि जो वो रिमोट क्लाइंट को जो IP एड्रेस असाइन कर सके और IP एड्रेस प्रोवाइड कर सके। ठीक है, इस वक्त जो हम लोगों के पास DHCP फंक्शनल हालत में मौजूद है। अब सबसे आखिरी रिक्वायरमेंट रहेगी कि हम लोगों के पास WDS का रोल इंस्टॉल होना चाहिए। WDS का रोल आप लोग कहाँ से इंस्टॉल करोगे? इसके लिए आप लोग सर्वर मैनेजर को ओपन करोगे। स्टार्ट के बिल्कुल साथ ही सर्वर मैनेजर का आइकन है, यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ से आप लोग ऐड रोल पे क्लिक करोगे। ऐड रोल पे क्लिक किया, नेक्स्ट किया। ठीक है, अब यहाँ से आप सबसे नीचे जो है विंडोज़ सर्वर अपडेट सर्विस के ऊपर सेकंड लास्ट पे विंडोज़ डिप्लॉयमेंट सर्विस, आप इस चेकबॉक्स को सिलेक्ट करोगे। इसके डिस्क्रिप्शन क्या बता रहा है? विंडोज़ डिप्लॉयमेंट सर्विसेज प्रोवाइड ए सिंप्लीफाइड सिक्योर मीन्स ऑफ रैपिड एंड रिमोटली डिप्लॉइंग विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम टू कंप्यूटर ओवर द नेटवर्क, कि नेटवर्क के थ्रू रिमोटली कंप्यूटर्स के ऊपर जो है ऑपरेटिंग सिस्टम इसके ज़रिए से डिप्लॉय किया जा सकता है। नेक्स्ट पे क्लिक किए। इसकी फर्दर डिस्क्रिप्शन में बता रहा है कि डिप्लॉयमेंट सर्विस रिक्वायर द एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज DHCP DNS सर्विस अवेलेबल नेटवर्क। ठीक है, और इसके अलावा ट्रांसपोर्ट सर्वर डज नॉट require additional role or services. Both of these require NTFS partition for the file store, कि जो आप लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम जो आप लोगों ने इंस्टॉल करना है, जहाँ पे आप लोगों ने उसका इमेज स्टोर करना है, वहाँ पे आप लोगों का फाइल सिस्टम कौन सा होना चाहिए? NTFS फाइल सिस्टम होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे अगर आप लोग इसके ऊपर डिस्क्रिप्शन में क्या करा, विंडोज डिप्लॉयमेंट सर्विसेज रिप्लेस रिमोट इंस्टॉलेशन सर्विसेज। ये विंडोज डिप्लॉयमेंट सर्विसेज ने रिप्लेस किसको किया? रिमोट इंस्टॉलेशन, यानी पुराना नाम इसका रिमोट इंस्टॉलेशन। इसको मैंने नेक्स्ट किया। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों ने दोनों दोनों ऑप्शन आप लोगों ने सेलेक्ट करनी है। डिप्लॉयमेंट सर्विस भी आप लोगों ने सेलेक्ट करनी है और ट्रांसपोर्ट सर्विस भी आप लोगों ने सेलेक्ट करनी है। डिप्लॉयमेंट सर्वर प्रोवाइड द फुल फंक्शनैलिटी ऑफ विंडोज डिप्लॉयमेंट सर्विस विच यू कैन यूज टू कॉन्फ़िगर एंड रिमोटली इंस्टॉल विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। विद विंडोज डिप्लॉयमेंट सर्विसेज यू कैन क्रिएट एंड कस्टमाइज इमेज एंड देन यूज देम to re-image computer. Deployment server is डिपेंडेंट ऑन द कोर पार्ट ऑफ द ट्रांसपोर्ट सर्वर, यानी डिप्लॉयमेंट सर्वर जो है, जो एक्चुअली जिसके ऊपर इमेज होस्ट हुए होते हैं, वो ट्रांसपोर्ट सर्वर को भी यूज़ करता है। ट्रांसपोर्ट सर्वर क्या होता है कि ट्रांसपोर्ट सर्वर प्रोवाइड ए सबसेट ऑफ फंक्शनैलिटी ऑफ विंडोज डिप्लॉयमेंट सर्विसेज। इट कंटेन ओनली द कोर नेटवर्किंग पार्ट विच यू कैन यूज टू ट्रांसमिट डेटा यूजिंग मल्टीकास्टिंग ऑन ए स्टैंड लॉन सर्वर। बेसिकली जो बूट करने वाले जो सिस्टम को रिमोटली बूट करना और उन तक इमेज को पहुंचाना, वो जिम्मेदारी किसकी है? वो ट्रांसपोर्ट सर्वर की है। ठीक है, और जो इमेज एक्चुअल जो होस्ट हुआ होता है, जो इमेज कैप्चर करना, री इमेजिंग करना, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? वो डिप्लॉयमेंट सर्वर की। यानी ये दोनों चीज़ें ही लाजमी मजदूर आप लोगों के विंडोज़ डिप्लॉयमेंट सर्विसेज के लिए। उसको मैंने नेक्स्ट किया, इंस्टॉल पे क्लिक किया, थोड़ी देर लगाएगा और ये जो है इसके ऊपर इंस्टॉल कर देगा, क्या नाम अपना, इसका रोल इंस्टॉल कर देगा। जब रोल इंस्टॉल हो जाएगा तो देन उसके बाद हम लोगों ने इस रोल को कॉन्फ़िगर करना। मैं इसकी रिकॉर्डिंग जो थोड़ी देर के लिए रोक देता हूँ। वैसे रिकॉर्डिंग ये रोल जो सक्सेसफुल हम लोगों के पास इंस्टॉल हो गया होगा। ठीक है, इसको मैं क्लोज करूँगा। ठीक है, अब मैंने इस रोल को कॉन्फ़िगर करना है। कॉन्फ़िगर करने के लिए मैं स्टार्ट में हूँ, आपको मैं एडमिनिस्ट्रेटिव टूल के अंदर आ लूँगा और यहाँ से मैं विंडोज़ डिप्लॉयमेंट सर्विसेज जो है उसको मैं रन करूँगा। ठीक है, विंडोज़ डिप्लॉयमेंट सर्विसेज, इसके अंदर मैं सर्वर के अंदर आया। सर्वर जो है मेरा, उसका नाम है dc01.mcatp.com। नॉट कन्फिगर्ड इस वक्त वो दिखा रहा है। ठीक है, दिस सर्वर इज नॉट कन्फिगर्ड। टू कन्फिगर दिस सर्वर फर्स्ट verify that you are a local administrator, then right click the server and click configure server। कि मैं इस वक्त लोकल एडमिनिस्ट्रेटर के अकाउंट से, मतलब कि डोमेन एडमिन के अकाउंट से लॉगिन हुआ हूँ, इस पर राइट क्लिक करूँगा मैं और मैं कन्फिगर सर्वर पर क्लिक करूँगा।
कॉन्फ़िगर सर्वर पे क्लिक किया तो वो क्या कह रहा है, बिफोर यू बिगिन इंश्योर दैट द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स आर मेट, कि आपने इन चीज़ों को पूरा कर लिया। कौन कौन सी चीज़ें? द सर्वर इज़ अ मेंबर ऑफ एन एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज एडीडीएस डोमेन, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि इसी के ऊपर डोमेन कंट्रोलर इंस्टॉल होना चाहिए, कोई दूसरी मशीन भी हो सकती है। आर ए डोमेन कंट्रोलर फॉर एन एडीडीएस डोमेन, या तो डोमेन कंट्रोलर हो या किसी दूसरे नेटवर्क इस, हाँ, ये उसका मेंबर हो। देयर इज़ एन एक्टिव डीएचसीपी सर्वर ऑन द नेटवर्क, आपके नेटवर्क के अंदर एक डीएचसीपी सर्वर होना चाहिए। दिस इज़ बिकॉज विंडोज़ डिप्लॉयमेंट सर्विसेज यूज़ प्री बूट एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट विच रिलाइज ऑन डीएचसीपी फॉर आईपी एड्रेसिंग, कि जो बूट करेंगे सिस्टम वो उनको आईपी एड्रेस भी चाहिए, तो वो आईपी एड्रेस की कनेक्टिविटी के लिए आप लोगों को डीएचसीपी सर्वर चाहिए। देयर इज एन एक्टिव डीएनएस सर्वर ऑन योर नेटवर्क, द सर्वर हैज़ एन एनटीएफएस फाइल सिस्टम पार्टीशन टू स्टोर इमेज। ठीक है, ये सारी रिक्वायरमेंट्स ऑलरेडी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो कंटिन्यू क्लिक नेक्स्ट, नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। अब वो पूछ रहा है कि एनटीएफएस पार्टीशन के ऊपर एक फोल्डर बताओ जहाँ पे ये इमेज को स्टोर करेगा। बाय डिफ़ॉल्ट ये सी ड्राइव के ऊपर आप लोगों के एनटीएफएस का रिमोट इंस्टॉल का फोल्डर में आता है। द रिमोट इंस्टॉलेशन फोल्डर विल कंटेन बूट इमेजेस, इसको बूट इमेज की इसको ज़रूरत पड़ती है, इंस्टॉल इमेज, pxe boot file and the Windows deployment server management tool. Choose a partition that is larger enough to hold all the images that you will have. This partition must be an NTFS partition and should not be on system partition. वो कह रहा है कि ये NTFS फाइल सिस्टम होना चाहिए, और रिकमेंडेड ये है कि जहाँ पे आप लोगों की विंडो इंस्टॉल है ना, अगर सी पे विंडो इंस्टॉल है तो सी पे बनाओ, अगर आपके पास डी ई एफ है ना तो डी ई एफ के ऊपर आप लोग बनाओ। अभी हम लोगों की मजबूरी है, चूँकि हम लोगों के पास कोई डी ई एफ है नहीं है, इस वजह से हम लोग इसको मजबूरन इसको सी पे इसको बना रहे हैं। दूसरा वो कह रहा है कि इसके ऊपर इतनी सफिशिएंट अमाउंट के अंदर फ्री स्पेस होनी चाहिए जहाँ पे आपका इमेज स्टोर हो सके। अगर एक इमेज स्टोर करना आपने सिर्फ विंडोज 7 डिप्लॉय करना है, ऑब्वियसली उसके लिए स्पेस थोड़ी चाहिए। अगर आपने ज़्यादा आपने इंस्टॉल करनी है विंडोज लाइक विस्टा भी करनी है, 2008 भी करनी है, तो उसके लिए जाहिर बात है आपको जितने इमेज आप लोगों ने स्टोर करना है उतनी ज़्यादा आपको स्पेस रिक्वायर है। इसको मैंने नेक्स्ट किया। ठीक है, वो उसके ऊपर वो कह रहा है कि द वॉल्यूम सेलेक्टेड इज आल्सो विंडोज सिस्टम वॉल्यूम, के इसके ऊपर विंडो इंस्टॉल हुई है, निकाशन दे रहा है। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। अच्छा, देन उसके बाद कह रहा है कि इफ डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल इज रनिंग ऑन दिस सर्वर चेक बोथ ऑफ द फॉलोइंग चेक बॉक्सेस एंड यूज डीएचसीपी टूल टू add option 60 to all DHCP scope. If a non-Microsoft DHCP server is running on this server, then check the first box and manual configure DHCP option 60. The Windows Deployment Services configuration wizard detected Microsoft DHCP service running on the server. Please select from the following option. कि अगर आप लोगों का DHCP सर्वर इसी मशीन पर चल रहा है तो देन आप लोगों ने चेक बॉक्स को इन दोनों को आप लोगों ने सिलेक्ट करना है। अगर आप लोगों का DHCP सर्वर कहीं और चल रहा है तो फिर इनको आप लोगों ने सिलेक्ट नहीं करना। इसको नेक्स्ट करेंगे हम लोग। किधर? कौन सा? ये जी जी, रिमोट इंस्टॉलेशन का फोल्डर बनेगा, इसी के अंदर सारी की सारी रिमोट इंस्टॉलेशन की फाइलें जाकर स्टोर होंगी। ठीक है, नेक्स्ट की है। अच्छा, अब वो पूछ रहा है कि सिलेक्ट वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन, इनमें से कोई एक ऑप्शन आप लोग सिलेक्ट करो। डोंट रिस्पॉन्ड टू एनी क्लाइंट कंप्यूटर, किसी भी क्लाइंट कंप्यूटर को रिस्पॉन्स नहीं करना। इसका मतलब है किसी के ऊपर भी रिमोट इंस्टॉलेशन नहीं हो सकती, ये बाद में भी हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। रिस्पॉन्ड ओनली टू नॉन क्लाइंट कंप्यूटर, जिन क्लाइंट कंप्यूटर को हम लोग जानते हैं सिर्फ उनको रिस्पॉन्ड। रिस्पॉन्ड टू ऑल क्लाइंट कंप्यूटर नोन एंड अननोन, require administrative approval for unknown computer. When you select this option, you must approve the computer using the pending device node in the snapping. In addition, a computer account will be created in ADDS for the unknown client. अब वो ये कह रहा है कि जिन क्लाइंट कंप्यूटर को नहीं जानता तो उन्होंने जब इंस्टॉलेशन करनी है तो यूज़र नेम पासवर्ड तो वो देंगे, यूज़र नेम पासवर्ड देने के बाद उनकी इंस्टॉलेशन शुरू नहीं हो जाएगी, बल्कि पेंडिंग अप्रूवल के अंदर वो आ जाएंगे। एडमिनिस्ट्रेटर अपने WDS का एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ से उनको अप्रूव करेगा, देन उसके बाद जो है उनके ऊपर इंस्टॉलेशन होगी। जब तक वो अप्रूव नहीं करेगा तो उनके ऊपर इंस्टॉलेशन नहीं होगा। अगर मैं चेक बॉक्स को सिलेक्ट कर दूँगा, फिलहाल मैंने कहा रिस्पॉन्ड ओनली टू द नॉन क्लाइंट कंप्यूटर। ठीक है, ये आप लोग चेंज भी कर सकते हो बाद में भी अगर आप ये सेट करना चाहो। नेक्स्ट की है। अब वो विंडोज़ डिप्लॉयमेंट सर्विसेज के लिए जो है नेसेसरी फाइल्स जो है वो इंस्टॉल करेगा, कॉन्फ़िगर करेगा, सर्विसेज उसकी रन करेगा। ठीक है, जब ये सारी चीज़ें इंस्टॉल हो जाएंगी, कॉन्फ़िगर हो जाएंगी, देन उसके बाद वो कहेगा कि सोर्स फाइल बताओ जो विंडो आप लोगों ने इंस्टॉल करवानी है क्लाइंट कंप्यूटर्स के ऊपर। ठीक है, ये थोड़ी देर लगाएगा। इतनी देर में ऐसा करते हैं कि हम लोग अपना सोर्स जो है उसको रेडी कर लेते हैं। इसको ज़रा पास करता हूँ। अच्छा, ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी भी है।
अब वो कह रहा है कि ऐड इमेज टू सर्वर नाउ, कि अब मैं जो है विंडोज़ का इमेज जो है ना मैं उसको वो बताऊंगा, यानी कि सोर्स इमेज में बताऊंगा कौन सा इमेज जो है वो डिप्लॉय करना है क्लाइंट कंप्यूटर्स को। फिनिश पे क्लिक किए। अब मैं एक सूरत तो ये है कि मैं सी डी रोम के अंदर सी डी डाल दूँ, सी डी रोम के अंदर सी डी डाल दूँ, वहाँ से ये फाइल जो है वो कॉपी कर लेंगे। अच्छा, इस वक्त मैं जिस सर्वर पे काम कर रहा हूँ ये मेरा वर्चुअल सर्वर है। अब वर्चुअल सर्वर के साथ मेरे एक वर्चुअल सी डी रोम माउंट हुआ होगा। उस वर्चुअल सी डी रोम के अंदर पहले 2008 की सी डी डली हुई थी, मैं 2008 की सी डी निकाल के उसमें विंडोज 7 की सी डी डाल देता हूँ। तो उसका तरीकाकार क्या है ये देख लें। आप लोग अपने सर्वर के ऊपर राइट क्लिक करोगे, इसके सेटिंग्स के अंदर आ जाओगे, जो वर्चुअल सर्वर आप, ठीक है। ये आपका सी डी रोम है जिसका सी डी रोम के अंदर फिलहाल कोई सी डी नहीं डली। इमेज फाइल पे क्लिक किया, ब्राउज पे क्लिक किया, और मैं इसको आईएसओ में जो बता देता हूँ विंडोज 7 का। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको कहा कि ये विंडोज 7 तुम जो है ना डिप्लॉय करो एंटरप्राइज एडिशन। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा 32 बिट डिप्लॉय कर दो। सॉरी, इसको मैंने अभी इमेज का पाथ बताया कि विंडोज 7 की सीडी जो है मैं सीडी रोम में डाल रहा हूँ। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप लोग सीडी रोम को डीवीडी रोम को खोल कर उसमें डीवीडी इंसर्ट करते हो ना, बिल्कुल मैंने वही काम किया है। किस पे किया है? वर्चुअल पे किया। अब मैं अगर ब्राउज पे क्लिक करता हूँ और कंप्यूटर पे आ जाता हूँ, यहाँ पे देखें ये डीवीडी रोम के अंदर आ रहा है कि नहीं, ठीक है। मैं सिर्फ डीवीडी के अंदर आके सोर्स पे क्लिक करूँगा, ठीक है। डीवीडी के अंदर आके मैं सोर्स पे क्लिक करूँगा, उसके अंदर से ये फाइल्स खुद ब खुद पिक कर लेगा, ठीक है। या आप लोग या आप लोग जो है खाली डीवीडी रोम का पाथ दे दो या आप सोर्स का पाथ दे दो, एक ही बात है। ओके की अच्छा, डीवीडी का डायरेक्ट देते हैं कि जो देखते हैं वहाँ से वो फाइल पिक करता है या नहीं करता। डीवीडी को मैंने सिर्फ जस्ट सेलेक्ट किया। एंटर द पाथ to the root of the installation DVD which contain the image that you want to add. This location must contain the default boot and install image. अच्छा, यहाँ पे दो इमेज फाइल इसको चाहिए, एक boot डॉट विम चाहिए इसको और एक इसको install डॉट विम चाहिए, ठीक है। दैट इज द लोकेशन कैन नॉट कंटेन ए कस्टम इमेज, ठीक है। कस्टम इमेज फिलहाल अभी वो नहीं, फिलहाल आप एक सादा बनाओगे, बाद में उसको हम लोग जो है वो मॉडिफाई कर सकते हैं। फिलहाल इसको मैंने सिर्फ डीवीडी रोम का पाथ बताया। नेक्स्ट पे क्लिक किया। अब वो पूछ रहा है क्रिएट एन इमेज ग्रुप नेम। इस इमेज ग्रुप का नाम क्या रखना है आपने। अब हम लोग जो है ना, जो इमेजेस जहाँ पे हम लोग रखेंगे ना, आप मल्टीपल ग्रुप्स बना सकते हो कि ये क्लाइंट कैटेगरी है, ये सर्वर कैटेगरी है। क्लाइंट के अंदर विंडोज 7, विंडोज विस्टा, विंडोज एक्सपी आ जाएगी, सर्वर के अंदर 2003, 2008, 2008 और 2 आ जाएगी। जी जी, इसका भाई अभी ये ग्रुप बना रहा है, बात तो हम लोगों ने इसका दी है ना। अभी हम लोग एक इमेज में ऐड कर रहे हैं, फिर बाद में दूसरा करेंगे, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा। एक ग्रुप बना रहे हैं, कंटेनर बना रहे हैं, एक फोल्डर बना देगा, ठीक है। इसको मैं नाम दे देता हूँ 32 बिट क्लाइंट। 32 बिट क्लाइंट्स के नाम से मैंने एक जो है ना एक ग्रुप बना दिया, ठीक है। वेरीफाई दैट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज करेक्ट। इमेज फाइलें कहाँ से लोड करेगा? डी ड्राइव से करेगा। इंस्टॉल इमेज ग्रुप 32 बिट क्लाइंट। नंबर ऑफ इंस्टॉल इमेज 1, नंबर ऑफ बोर्ड इमेज 1, यानी उसको एक इंस्टॉल इमेज मिला, एक बोर्ड इमेज। तो मेक चेंज क्लिक बोर्ड बैक टू ऐड द सिलेक्टेड इमेज टू द सर्वर, क्लिक नेक्स्ट। मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया। अभी क्या करेगा, इसके अंदर से फाइलें निकाल के जो है ना वो करेगा, उसमें कॉपी करेगा। अच्छा, अभी तो मैंने उसको बात दे दी ना। दूसरी सूरत ये है कि आप लोग ये यहाँ पे जो है ना इंस्टॉल इमेज या बोर्ड इमेज खुद से भी आप लोग ऐड कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो। ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग टास्क है, इसके अंदर थोड़ा टाइम लगाएगा, क्योंकि इसने पूरी के पूरे जो है वो डीवीडी को इसने कॉपी करना, पूरी डीवीडी को कॉपी करने में थोड़ा ये टाइम लगाएगा। मैं इधर रिकॉर्डिंग यहाँ पर थोड़ी देर के लिए पास कर रहा हूँ। मैं इसको जो रिज्यूम कर रहा हूँ, इसको हमने फिनिश किया। The selected images were successfully added to the server, ठीक है। बोर्ड इमेज के अंदर आ गया हम लोग, देखते हैं। बोर्ड इमेज के अंदर ये एक बोर्ड इमेज हम लोगों के पास पड़ा हुआ है। इंस्टॉल इमेज के अंदर जाके देखते हैं तो इंस्टॉल इमेज के अंदर ये हमारे पास है, ये इंस्टॉल इमेज पड़ा हुआ है विंडोज 7 एंटरप्राइज का, ठीक है। इस तारीख को ऐड किया। इसका साइज़ कितना, वो कह रहा है कि 8060 MB इसका साइज़ है। और इसका वेरिएंट कौन सा, किस तारीख को कितने बज के कितने मिनट पे ऐड किया। सिमिलरली
इसका भी सारा स्टेटस, इसका साइज वगैरह बताएगा। 11,846 MB इसका साइज है, ठीक है। मैं अप्रॉक्सीमेटली आपने अगर एक इमेज इंस्टॉल करना है तो उसका आपको तकरीबन 10 GB जगह चाहिए आपको। पेंडिंग डिवाइस के अंदर के जो अननोन डिवाइसेज हैं जिनके अभी तक हम लोगों ने अप्रूवल वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। मल्टीकास्ट ट्रांसमिशन हम लोगों ने कॉन्फ़िगर नहीं किया। डिवाइसेस के अंदर आके आर पैकेजेस और ड्राइवर ग्रुप्स वगैरह, अगर आप मल्टीपल ड्राइवर्स के ग्रुप्स बनाना चाहो, लाइक कॉम्पैक्ट के ड्राइवर अलग आप लोग उनके कैटेगराइज करके उनका ग्रुप बना दो, HP का ग्रुप अलग बना दो, IBM का ग्रुप अलग बना दो, यानी आप उनके अगर के एडवांस लेवल के ऊपर जो उसकी कॉन्फ़िगरेशन है वो करनी। ड्राइवर में हम यहाँ पे सारे ड्राइवर्स साथ ही एड्रेस यानी कि बावजूद ये होता है कि विंडो आपके कुछ ड्राइवर इंस्टॉल करते हैं, स्कैनर का, प्रिंटर का, फैक्स मशीन का, तो आप लोग यहाँ से साथ लोग इंस्टॉल कर सकते हैं। एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं, जी जी वो भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। अच्छा, अब अगर मैं इमेज की प्रॉपर्टीज़ के अंदर आऊँ तो इमेज की प्रॉपर्टीज़ के अंदर वो देखें यहाँ पे एक चीज़ और बता रहा है, तो अलाउ इमेज टू इंस्टॉल एन अनअटेंडेड मोड। अभी तो ये रिमोटली इंस्टॉल करेगा ना, लेकिन आपको क्लाइंट कंप्यूटर पर जाके कुछ ना कुछ आपको ओके नेक्स्ट वगैरह करना पड़ेगा। अगर मैं ऐसा करूँगा ना अलाउ इमेज टू इंस्टॉल इन अनअटेंडेड मोड, तो उसके लिए फिर मुझे ऐसे अनअटेंडेड फाइल इसके साथ एसोसिएट करनी पड़ेगी। उसके लिए सेलेक्ट फाइल पर क्लिक करूँगा, अनअटेंडेड फाइल का मैं उसको पाथ बताऊँगा। अब अनअटेंडेड फाइल जो है वो बनती कहाँ से है? विंडोज 2003 के अंदर अगर आप लोगों ने अनअटेंडेड फाइल बनानी हो तो वो हम लोग बनाते हैं सेटअप मैनेजर के ज़रिए। किसके ज़रिए बनाते हैं? सेटअप मैनेजर। सेटअप मैनेजर आप लोगों को मिलेगा कहाँ से? विंडोज़ 2003 या एक्सपी की सीडी के अंदर एक स्पोर्ट का फोल्डर होता है, स्पोर्ट के अंदर एक टूल का फोल्डर होता है, टूल्स के अंदर एक डिप्लॉयमेंट की कैप फाइल होती है। उस कैप फाइल की सारी फाइलों को आप सेलेक्ट करो, राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट करो, अपने कंप्यूटर में किसी भी जगह जो एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे, फिर आप सेटअप मैनेजर रन करोगे। और विंडोज 7 विस्टा 2008 2008 R2 की अगर आपने अनफंडेड फाइल बनानी हो तो इसके लिए आप डब्ल्यू सिम की यूटिलिटी यूज़ करते हो। अब डब्ल्यू सिम की यूटिलिटी आप लोगों को मिलेगी कहाँ से? विंडोज सिस्टम इमेज मैनेजर। डब्ल्यू सिम स्टैंड्स फॉर विंडोज सिस्टम इमेज मैनेजर। उसके लिए आप लोगों को विंडोज ऑटोमेटिक इंस्टॉलेशन किट, WAIK, विंडोज ऑटोमेटिक इंस्टॉलेशन किट जो आप लोगों को वो इंस्टॉल करनी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, फिलहाल हम लोग ये आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को जो है ना ऑटोमेटिक इंस्टॉलेशन यूज़ करना वो भी, ठीक है, वो आप लोगों को एसोसिएट करना इसके साथ, उसके लिए अनरेडेड फाइल बनाते कैसे हैं, एसोसिएट कैसे करते हैं, ठीक है। बाकी इसमें और ये मल्टी कास्टिंग वगैरह के इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इन चीज़ों के बारे में बताऊँगा। फिलहाल ऐसे करते हैं कि हम लोग जो है सैम्पल के तौर पर 2 क्लाइंट मशीनें बनाते हैं, उसके ऊपर इंस्टॉल कुछ भी नहीं करते। उन क्लाइंट मशीनों के ऊपर इंस्टॉल कुछ भी नहीं करते, उन्हें नेटवर्क से बूट करवाते हैं और देखते हैं कि वो नेटवर्क से बूट होकर इंस्ट्रक्शन करती हैं नहीं करती, ठीक है। इस वक्त हम लोगों का रिमोट इंस्ट्रक्शन सर्वर ये बन गया होगा, ठीक है। आज सर्वर की प्रॉपर्टीज़ में, सर्वर की प्रॉपर्टीज़ के अंदर क्या क्या ऑप्शन आ रही हैं, वो रिमोट इंस्ट्रक्शन के लोकेशन उसने सी के ऊपर जो है रिमोट इंस्टॉल का फोल्डर में है, dc01.mc82.com डोमेन है, PXE रिस्पॉन्स के अंदर वो क्या है, रिस्पॉन्ड टू ऑल क्लाइंट कंप्यूटर, ठीक है। ADDS के अंदर अगर हम लोग इस टैब के अंदर आए तो यहाँ पे क्या चीज़ वो बता रहा है। अब वो जो क्लाइंट कंप्यूटर है उनका फॉर्मेट क्या है, %61 यूजर नेम %, यहाँ पे आप लोग फॉर्मेट चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। %61 के बजाय जो यानी कि ये इंक्रीमेंट करता जाएगा, परसेंटेज का मतलब है इससे आगे जो है वो नंबर ऐड करता जाएगा। आप लोग नेट के ऊपर सर्च करके आप लोग डिफरेंट फॉर्मेट जो है वो सेलेक्ट कर सकते हो। ये आप मिसाल के तौर पे चाह रहे हो कि जी परसेंटेज अपने आप ऑर्गेनाइजेशन का नाम, ऑर्गेनाइजेशन का नाम फॉर एग्जाम्पल HEC है, या ऑर्गेनाइजेशन का नाम ESL है, या ऑर्गेनाइजेशन का नाम NTC है, PTCL है, ठीक है। PTCL परसेंटेज नंबर, तो वो क्या करेगा कि PTCL और उसके बाद 1, PTCL 2, PTCL 3, PTCL 4, इस तरीके से क्लाइंट कंप्यूटर का नाम दे देगा। और वो क्या कह रहा है, क्रिएट कंप्यूटर अकाउंट इन द फॉलोइंग लोकेशन, सेम डोमेन एज द विंडोज डिप्लॉयमेंट सर्विसेज रन। तो वो क्या करेगा कि जो क्लाइंट कंप्यूटर जिसके ऊपर विंडोज इंस्टॉल होगी उसका कंप्यूटर अकाउंट भी जो है ना आप लोगों की इसी डोमेन के अंदर क्रिएट कर देगा। अब बूट के लिए वो क्या कह रहा है, रिक्वायर द यूजर टू प्रेस F12 की टू कंटिन्यू PXE बूट। F12 की प्रेस करेंगे, ऑलवेज कंटिन्यू टू PXE बूट, कंटिन्यू द PXE बूट अनलेस द यूजर प्रेस द एस्केप की। यहाँ पे आप जो भी ऑप्शन सेलेक्ट करते हो, बाय डिफॉल्ट ये होता है कि F12 की प्रेस करते हैं नेटवर्क से बूट करता है। अननोन क्लाइंट के लिए क्या कह रहा है वो, रिक्वायर द यूजर टू प्रेस F12 की टू कंटिन्यू PXE, ऑलवेज कंटिन्यू। अच्छा, डिफॉल्ट बूट इमेज, अब अगर आप लोगों के मल्टीपल आप लोगों के आर्किटेक्चर है हार्डवेयर में, तो आप लोग मल्टीपल बूट इमेजेस भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। 64 बिट 32 बिट के लिए अलग से कर सकते हो, 64 बिट के लिए अलग से कर सकते हो, आर्टिनियम बेस्ड सिस्टम्स के लिए अलग से कर सकते हो, ठीक है। अनअटेंडेड अगर आप लोगों ने इंस्टॉलेशन करनी हो
तो अनेबल अनअटेंडेड इंस्टॉलेशन, और उसके बाद यहाँ से आप लोग बूट फाइल्स वगैरह भी जो आप लोग उसका बात आप लोग बता सकते हो। ठीक है, 32 बिट के लिए अलग से, अनअटेंडेड फाइल 64 बिट के लिए आईटीनियम बेस के लिए अलग से। इस तरह कि आप लोगों ने डोमेन ज्वाइन करवानी है नहीं, डोंट ज्वाइन दी क्लाइंट टू ए डोमेन आफ्टर एन इंस्टॉलेशन, डो नॉट ज्वाइन द क्लाइंट टू ए डोमेन आफ्टर एन इंस्टॉलेशन के बाद डोमेन ज्वाइन ना करो। मैंने नहीं करना ही डोमेन ज्वाइन, अनेबल क्लाइंट लॉगिंग, ये क्लाइंट के जो एरर्स वगैरह जो है, लॉग एरर वार्निंग इंफॉर्मेशन मैसेज, इनका क्या बना, इनका लॉग भी इनका मेंटेन करो। ठीक है, if the DHCP install on the server that is located in a different subnet, click the link below for more information. If a non-Microsoft DHCP server is running on this server, then check the first box and manually configure the DHCP option. कि अगर आप लोगों का नॉन माइक्रोसॉफ्ट यानी अदर देन माइक्रोसॉफ्ट, अगर आप लोगों का लाइनक्स के ऊपर DHCP वगैरह चल रहा है तो फिर आप लोग पहले चेक बॉक्स को सिलेक्ट करोगे, दूसरे को नहीं करोगे। लेकिन अगर माइक्रोसॉफ्ट का ही DHCP सर्वर चल रहा है और चल भी इसी मशीन पर रहा तो आप लोग दोनों ऑप्शंस को सिलेक्ट करोगे। ठीक है, मल्टीकास्ट सर, ये यहाँ पे ये मुराद है कि हमने फॉर एग्जांपल मल्टीपल मशीनों पे ये इंस्टॉलेशन करनी है नेटवर्क से, मल्टीपल का मतलब, सेलेक्टिव जो होगा मल्टीकास्ट का सिनेरियो का मतलब ये है कि लिमिटेड जी सर, लिमिटेड जो मतलब डिस्ट्रक्ट किया जाए। नहीं नहीं, मल्टीकास्टिंग का मतलब ये है कि एक पैगाम सबको दे रहे हैं। मल्टीकास्टिंग का फ़ायदा ही होता है कि आप लोगों के नेटवर्क की बैंडविड्थ जो है ना, आप लोगों की बहुत ज़्यादा हैविली यूटिलाइज नहीं होगी। एक ही वक्त के अंदर वो सबको जो सर्व कर रहा होगा उन सब का एक ही स्टेटस होगा। अगर मल्टीकास्टिंग इनेबल की है और आपने दो कंप्यूटर्स को पैरेलल इंस्टॉलेशन में लगाया, अगर एक के ऊपर देखोगे 10% तो दूसरे के ऊपर भी 10%, एक पे देखोगे 20%, दूसरे पे 20%, सेम पैरेलल उनके ऊपर वो चल रहा होगा। अच्छा, फिलहाल अभी मल्टीकास्टिंग का चक्कर में नहीं पड़ा, इसको मैंने एज इट इज़ ओके कर दिया। हम लोग दो जो है वो क्लाइंट मशीन अपनी बनाते हैं। क्लाइंट मशीन हम लोग कहाँ से बनाएंगे, सिंपल यहाँ पे आके न्यू वर्चुअल मशीन, इसका मैंने नाम दे दिया टेस्ट WDS क्लाइंट 1। ठीक है, कहाँ पे स्टोर करनी है वर्चुअल मशीन, मैंने कहा कि वर्चुअल मशीन जो है VMs के फोल्डर के अंदर यहाँ पे एक नई बना लेते हैं, टेस्ट WDS क्लाइंट। ठीक है, इस फोल्डर के अंदर इस मशीन को रखो, नेक्स्ट किया, 512 MB की फिलहाल रैम दे दी, नेटवर्क एक्सटर्नली कनेक्ट करवा दिया, नेक्स्ट किया, हार्ड ड्राइव 127 GB की दे दी। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है फिलहाल मैंने कहा इंस्टॉल एंड ऑपरेटिंग सिस्टम लेटर, मैंने कहा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना बाद में इंस्टॉल करेंगे, या मैंने कर दिया इंस्टॉल एंड ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम ए नेटवर्क बेस्ड इंस्टॉलेशन, यहाँ से मैंने इस ऑप्शन को सिलेक्ट किया, नेक्स्ट किया और फिनिश किया। ठीक है, अपने क्लाइंट कंप्यूटर को मैंने कनेक्ट किया, कनेक्ट करने के बाद जो है इससे यहाँ से मैं स्टार्ट करूँ, DHCP के ज़रिए से IP एड्रेस लेने की कोशिश कर रहा हूँ। जब उस DHCP से कॉन्टेक्ट करेगा वो, उसका कनेक्शन उसका बन जाएगा तो हम लोग देन फिर उसके बाद क्या करेंगे, F12 प्रेस करेंगे। कनेक्टिंग सर्वर 192.168.0.1 उससे कनेक्ट हुआ, लोडिंग विंडोज़ फाइल, ये आप लोगों के सामने है। ठीक है, विंडोज़ की फाइलें लोड कर रहा है, IP एड्रेस कहाँ से लोड कर रहा है, 192.168.0.1। ठीक है, इस तरह हर क्लाइंट कंप्यूटर जो है वो नेटवर्क से आप 10 मशीन में डालो, 10 की 10 जो है आप होंगे। और ये देखें बूट के अंदर x86 इमेज बूट डॉट यहाँ पे उसका 32 बिट इमेज का फाइल जो बूट इमेज पड़ा हुआ था वो फोल्डर का पाथ भी बता रहा है। और अभी जो इंस्टॉलेशन होगी वो भी थोड़ा सा आप लोगों का इंटरफेस डिफरेंट महसूस होगा, आप लोगों को पता लगेगा। अच्छा, सारे प्रोसेस को भी अगर आप लोग ऑटोमेट करना चाहो तो वो भी ऑटोमेट किया जा सकता है। उसके लिए आप लोगों को
अनअटेंडेड फाइल क्रिएट करके उसको साथ में एसोसिएट करना पड़ेगा। और अनअटेंडेड फाइल क्रिएट करने के लिए विंडोज 7 के अंदर विंडोज सिस्टम इमेज मैनेजर यूज़ करेंगे, और अगर 2003 एक्सपी के लिए करनी है तो सर्वर मैनेजर हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, विंडोज सिस्टम इमेज मैनेजर डब्ल्यू मिलेगा कहाँ से? विंडोज ऑटोमेटिक इंस्टॉलेशन किट से। विंडोज ऑटोमेटिक इंस्टॉलेशन किट आप लोग नेट से डाउनलोड कर सकते हो, 1 GB के करीब होती है। ठीक है, 1 GB। इस वक्त जो है हमारा ओएस जो है ये सीडी से बूट नहीं हो रहा है, डीवीडी से बूट नहीं हो रहा है, यूएसबी से बूट नहीं हो रहा है, नेटवर्क से बूट हो रहे हैं क्लाइंट कंप्यूटर। बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे एक फिजिकल सर्वर लगा, उससे तार लगाई क्लाइंट की आपने लगाई है, स्विच के साथ सर्वर भी क्लाइंट भी कनेक्टेड है। सर्वर को आपने नेटवर्क से बूट किया 12 प्रेस करके, और उसके बाद जो है वो अब सर्वर के जरिए से रिमोटली उसको इंस्टॉलेशन हो। अच्छा, अभी ये देखें थोड़ा सा, ये डिफरेंस देखें यहाँ पे कि विंडोज़ 2003 के अंदर अगर आप रिमोट इंस्टॉलेशन करते हो तो उसके अंदर जो है वो जिस तरह भाई बता रहे हैं कि यूज़र नेम पासवर्ड देना पड़ता है, बिल्कुल ऐसे ही है। 2008 के अंदर हमें यूज़र नेम पासवर्ड नहीं देना पड़ा। अच्छा, जब आप नॉर्मल विंडो इंस्टॉल करते हैं विंडोज 7 की सीडी से या डीवीडी से, तो ये स्क्रीन नहीं आती आप लोगों के सामने। अब यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ आ रहा है कि ये इंस्टॉलेशन कहाँ से कर रहा है, विंडोज डिप्लॉयमेंट सर्विसेज से कर रहा है। कौन सी विंडोज डिप्लॉयमेंट सर्विसेज? जो अभी अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हम लोगों ने कन्फिगर की है। इसको लैंग्वेज इंग्लिश, कीबोर्ड यूएस है, नेक्स्ट किया इसको हमने। अब ये यहाँ पे पूछ रहा है डोमेन यूजर पासवर्ड। ये मेन डिफरेंस है 2003 और 2008 का। ये 2003 के अंदर शुरू में ही यूजर पासवर्ड पूछ लेता है, जबकि 2008 के अंदर बाद में जब डब्ल्यू से कनेक्ट हो जाता है, ये थोड़ा ग्राफिकल इंटरफेस आ जाता है, फिर वहाँ पर पूछता है। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, एंटर योर यूजर नेम इन द फॉलोइंग डोमेन स्लैश यूजर नेम, या तो आप करोगे MCITP /administrator यानी प्री विंडोज 2000 सेम ID दोगे, या फिर दूसरी होती है कि administrator@mcitp.com। ठीक है, पासवर्ड इसका मैंने दिया यहाँ पे। ठीक है, ओके किया इसको मैंने, वो कनेक्ट हो गया। एक ही इमेज पड़ा हुआ है फिलहाल, विंडोज 7 एंटरप्राइज का 64 बिट का एक इमेज पड़ा होगा, और कब बना था वो 6/6/2012, यानी आज की तारीख में बना हुआ। नेक्स्ट किया इसको मैंने। अब वो पूछ रहा है डिस्क की पार्टीशन आपने खुद से करनी है। मैंने कहा डिस्क की पार्टीशन करना मैं खुद से करनी है, तो यहाँ से मैंने न्यू पार्टीशन पे क्लिक किया, और पहले पार्टीशन फॉर एग्जांपल मैंने इसकी 40 GB की क्रिएट कर दी। 40 GB के लिए मैं लिखूँगा, ये तो अभी बिल्कुल नया नई मशीन है ना, उसके ऊपर कुछ भी इंस्टॉल नहीं है। वो आपकी मर्ज़ी है, ये भी मुझे याद पड़ेगा, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को बता दूंगा कि अनअटेंडेड फाइल जब हम लोग बनाते हैं ना, तो वहाँ पे हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं कि यूज़ होल्ड डिस्क। अगर वो करता है तो वो सारी की सारी हार्ड डिस्क की एक ही पार्टीशन बनाता है, और अगर आप लोग उस चेकबॉक्स को उसको ख़त्म कर दो तो फिर वो पूरी हार्ड डिस्क को यूज़ नहीं करेगा, और इंस्टॉलेशन टाइम पे सिर्फ आगे रुक जाएगा। वो आपसे पूछेगा कि पुराने पे करना है या नहीं बनानी है। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट इसका बिहेवियर जो है ना 2003 के अंदर ये होता है कि वो सारी हार्ड डिस्क की अगर ऑलरेडी पार्टीशन हुई भी हो, सारी उड़ा के एक ही पार्टीशन बना देता है, जो कि खतरनाक काम है। अगर सपोज डी पे ई पे डेटा पड़ा होता है, वो तो सारा लॉस हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, ये जो मैं सारे काम कर रहा हूँ ना, सेलेक्ट कर रहा हूँ, इस सारे को भी ऑटोमेट किया जा सकता है। ऑटोमेट कैसे करते हैं, वो विंडोज ऑटोमेटिक इंस्टॉलेशन किट के जरिए किया जा सकता है। फिलहाल मैंने एक ही पार्टीशन इसको सेलेक्ट किया, नेक्स्ट किया, और वेट फॉर सर्वर इंस्टॉलेशन विल कंटिन्यू ऑटोमेटिकली मस्ट द सर्वर इनिशिएट योर सेशन। ठीक है, इस तरीके से आप दूसरे क्लाइंट कंप्यूटर पर बूट करोगे, भी नेटवर्क से बूट करेगा, और उसके बाद उसके बाद इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगी। ठीक है, ये इंस्टॉलेशन का प्रोसेस शुरू हो गया। अब वो कह रहा है कि इंस्टॉलेशन के प्रोसेस के दौरान जो आप लोगों का कंप्यूटर कुछ होता है, जो आप लोगों का रिस्टार्ट होगा, जिस तरह आपने नॉर्मल बिहेवियर होता है। ठीक है, अब थोड़ी देर लगाएगा ये, विंडोज़ की फाइल इसके ऊपर कॉपी होंगी, अभी देखिए परसेंटेज चलना शुरू होगी, और उसके बाद ये रिस्टार्ट होगा सिस्टम, और उसके बाद आप लोगों के ऑटोमेटिकली इंस्टॉलेशन हो जाएगी। अच्छा जी, यहाँ तक क्लियर है? समझ लगी इसकी कोई नहीं? क्या ये अब अगली मरतबा कौन बोर्ड पे करके दिखाएगा यहाँ पे सारों को? ये इनके नाम नोट कर लेंगे जो कह रहे हैं कि करके दिखाएंगे।
मुश्किल तो नहीं है? जी मुश्किल कोई चीज़ नहीं होती है, बस एक मेहनत करनी पड़ती है। कॉन्फिडेंस होना चाहिए, है ना? कॉन्फिडेंस होना चाहिए और थोड़ी सी तवज्जो होनी चाहिए। ये देखें यहाँ पे ये 102 क्लाइंट कंप्यूटर का जो आईपी एड्रेस मिला वो क्या मिला? 102 102 आईपी एड्रेस मिला, ठीक है। और उसकी जो यूनिक आईडी है वो ये दिखा रहा है, ठीक है। ये पहले सॉरी जी जी मैक एड्रेस है, ठीक है। ये आज की तारीख में जो दूसरा क्लाइंट, पहले एक ही क्लाइंट आ रहा है डीएससी पे जो लास्ट टाइम उन्होंने देखा था, अब तीसरा बूट करेगा, तीसरे का आईपी एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। जिसमें जितने सिस्टम बूट करते जाएंगे सबको आईपी एड्रेस मिलता जाएगा, उनको सबको इंस्टॉलेशन शुरू होता है। ये हम लोगों को रिमोट इंस्टॉलेशन शुरू हो गया, आज मैंने आप लोगों को करके भी दिखा दी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को 2.3 में भी आप लोगों को बताऊंगा, और ऑटोमेटिक इंस्टॉलेशन किट यूज़ करते हैं, कैसे इंडिपेंडेंट फाइल बनाते हैं। और जिसमें भाई ने भी क्वेश्चन किया है कि हम लोग चाह रहे हैं कि पूरी डिस्क पार्टीशन ना करें, वो उसको कैसे अवॉइड किया जा सकता है, या अनअटेंडेड फाइल कैसे एसोसिएट की जा सकती है, ठीक है। इमेजेस को कैसे मॉडिफाई किया जा सकता है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में ये चीज़ें, ठीक है। ओके, थैंक यू।